दोस्तों, नीरज की उम्र अब 38 साल हो चुकी थी। उसने अपने जीवन के 37 बसंत कब गुजार दिए ये नीरज को खुद भी पता नहीं चला। नीरज जिस गांव का रहने वाला था, उस गांव में लोग उसे जमींदार कह के बुलाते थे। दरअसल उसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि उसके पिताजी के नाम 50 बीघे इकट्ठे ही जमीन थी। उसी जमीन से जो कुछ फसल उगती थी उसे बेचकर उनके घर का पूरा परिवार चलता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 50 बीघे की जमीन हो तो वो कितना बड़ा रईस समझा जाएगा, वो भी समाज और गांव में। फिलहाल नीरज जैसे अपनी उम्र के हिसाब से बढ़ रहा था, जब उसकी उम्र 20 साल की होती है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटा, मैं देख रहा हूं जब से तुम बालिग हुए हो, जब से तुम जानने लायक हुए हो, तब से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। और जब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो ये जो पैसे स्कूल को, विद्यालय को और पढ़ाई के नाम पर तुम बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा है इन पैसों को तुम खेती में लगाओ और घर पर रहकर ही खेती किसानी का काम करो। उसको पिताजी की ये बात पूरी तरीके से भा जाती है और नीरज वहीं अपने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई छोड़कर खेती किसानी के कामों में जुट जाता है। और खेती किसानी के कामों में जब नीरज जुटता है तो जो उसके पिताजी जिस तरीके से फसलों में काम किया करते थे खेती में, उसका तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है। यानी वह एक उन्नतशील खेती करने लगता है। खेती किसानी करते करते अब समाज और लोगों की निगाहें नीरज पर आ जाती हैं। चूंकि नीरज एक हष्ट पुष्ट, देखने में अच्छा खासा लगने वाला नौजवान था और उम्र भी अब 20 साल पार कर चुका था, इसलिए उसके पिताजी से कई लोग कहते हैं कि आपका बेटा इकलौता है और आप भी अब धीरे धीरे उम्र आपकी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने रहते हुए देखकर बेटे की सही तरीके से शादी कर दीजिए। लोगों की कही गई बातों का उसके पिताजी पर बहुत गहरा असर होता है। उसके पिताजी भी उसके 21वें वर्ष के जीवन में ये मन बना लेते हैं कि शादी इसी वर्ष में तय कर दूंगा। अब शादी आने लगी थी। कई लड़की वाले उसके घर पर आकर शादी तय करने के लिए नीरज को देख कर जाते थे और नीरज को देखने के बाद एक लड़की उसे पसंद आ जाती है। अब नीरज का परिवार और नीरज उस लड़की के घर जाते हैं उसे देखने। उसके घर पहुंचते हैं, इन लोगों की बड़ी आवाभगत करते हैं वो लड़की वाले और खूब अच्छी तरीके से आवाभगत होने के बाद सारी शादी की बात नीरज की तय हो जाती है। और शादी की जब पूरी बात तय हो जाती है तो शादी का जो समय निकलता है वो तकरीबन 1 साल बाद का निकलता है। 1 साल बाद शादी होने के कारण दोनों चूंकि दूर दूर गांव के रहने वाले थे, इसलिए दोनों आपस में उस दिन बैठकर बात करते हैं। जिस दिन नीरज के घर वाले लड़की को देखने गए थे तो नीरज लड़की से कहता है कि मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा, अब मैं डायरेक्ट शादी में ही मुलाकात करूंगा। दोनों आपस में बातें करते हैं। उसके बाद लड़की वाले लड़के वालों को यानी नीरज के पक्ष को विदाई देते हैं। अब ये लोग अपने घर चले आते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे समय को पंख लग चुके हैं। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाता है। अब शादी को टोटल 10 महीने बचे थे और इसी बीच नीरज के पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। और जब नीरज के पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो नीरज उन्हें ले जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है। और जब हॉस्पिटल में एडमिट करता है तो डॉक्टर कुछ दिन तो दवा चलाते हैं और फिर अचानक एक दिन डॉक्टर उससे बोलते हैं कि आपके पिताजी अब 1-2 महीने के मेहमान इस धरती पर और हैं, आप इन्हें लेकर घर जाइए। अब नीरज बेचारा बड़ा मायूस होकर अपने दिमाग में बहुत सारी उलझने, बहुत सारी बातें लेकर कि डॉक्टर ने इस प्रकार मेरे पिताजी को कह दिया है, अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी खेती बाड़ी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, घर की अकेली संतान हूँ, कैसे संभालूंगा। इन सब चीजों का मनन करते हुए वो अपने पिताजी को घर ले जाता है और उनकी खूब सेवा करता है। करीब 1 महीने का दिन गुजर जाने के बाद उसके पिताजी अचानक एक दिन
दुनिया को छोड़ देते हैं। और जब वो दुनिया को छोड़ देते हैं तो गांव के, देश के, पड़ोस के इष्ट मित्र रिश्तेदार जो भी उनकी मैयत में, जो भी उनकी मिट्टी में आ रहा था, सब नीरज के कान में एक ही बात कह रहे थे कि बेटा नीरज, जो लड़की है जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है, कहीं ना कहीं से वो ठीक लड़की नहीं है तुम्हारे घर और परिवार के लिए। नीरज सबकी बातों को मानता है और लड़की पक्ष के लोगों को बताता है कि अब वो ये शादी नहीं करेगा। अब जब लड़की पक्ष को ये सब पता चलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी अपनी बिटिया की शादी करने के लिए, और ऐसे में नीरज का ये फैसला उनके लिए बहुत ही मुश्किलों भरा होता है। दोस्तों, आखिर आगे क्या होता है? क्या उस लड़की की नीरज से शादी होती है? क्या नीरज उस लड़की से शादी करता है? क्या उस लड़की को एक्सेप्ट करता है? आखिर पूरी कहानी आगे क्या होती है? दोस्तों, बहुत ही जागरूक, बहुत ही रोचक कर देने वाली कहानी है ये, बहुत ही पारिवारिक और सामाजिक कहानी है। इस कहानी पर अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको जागरूक करने के लिए, सतर्क करने के लिए और आपको कुछ अच्छी सीख देने के लिए ऐसी कहानियां आपके अपने इस चैनल पर लेकर आऊं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक राज छुपा है, एक सीख छुपी है। यकीन मानिए, अगर आप पूरी कहानी आखिरी तक देख कर जाते हैं तो वो सीख आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर मिला था। सबसे पहला जो नाम है वो है विजय मिश्रा का, जो कि नोएडा से हैं। विजय मिश्रा का प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। विजय मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला जो प्यारा सा कमेंट हमें मिला था वो जीतू सौरूढ़ भाई का मिला था। जीतू सौरूढ़ भाई का कमेंट हमें हर कहानियों पर मिलता रहता है, तो जीतू भाई आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला जो कमेंट आया था वो आया था श्रवण कुमार का, उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई से। श्रवण कुमार भी हमारे परमानेंट श्रोता है, हमारी कहानियों पर इनका प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है। उम्मीद है आप लोगों का भी प्यार और सपोर्ट श्रवण भाई की तरह हमें मिलता रहेगा। हाल बिना कहानी को लंबा खींचे, कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को छोड़ कर आए थे। उसके पहले आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पूरी कहानी को सुनकर कमेंट बॉक्स में अपने दिल की राय जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूं। फिलहाल कहानी को फिर से शुरू करते हैं। अब जब उसके पिताजी इधर स्वर्गवासी हो जाते हैं और शादी उसकी पूरी तरीके से वो कैंसिल कर देता है, अब पिताजी का वो अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद 13 दिन लमसम बीत जाते हैं। 13 दिन बाद उसे लगता है कि पिता का वास्तव में जीवन में क्या महत्व होता है, और बिना पिता के जीवन की डगर, जिम्मेदारियों की डगर, परिवार की डगर चलानी कितनी मुश्किल हो जाती है, ये चीजें नीरज को बखूबी समझ में आने लगी थी। अब नीरज चूंकि उम्र 21 साल हो चुकी थी, छोटा तो था नहीं, धीरे धीरे वो घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगा था, और धीरे धीरे वो सामाजिक तौर पर भी अपने पिताजी की संपूर्ण बची हुई जिम्मेदारियों को संभाल लेता है। अब घर में उसके रहने वाला कोई और नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी, जो समय के साथ वो भी बुजुर्ग हो रही थी धीरे धीरे। अब इधर लड़की वालों का, जब कई लड़की वालों को ये पता चलता है कि उसने जो शादी उसकी तय थी वो शादी उसने कैंसिल कर दी है, सिर्फ ये इस वजह से कि वो शादी तय होने के बाद और शादी होने के पहले उसके पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, तो कई लड़की वाले उसके दरवाजे पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया हम आपके यहाँ शादी करना चाहते हैं। अब रोज ही यही काम चलता था, रोज सुबह सुबह 4-5 लड़की वाले अपनी बिटिया की शादी लेकर नीरज के पास प्रस्ताव लेकर पहुंच जाते थे, लेकिन नीरज अब धीरे धीरे शादी करने के लिए मना करने लगा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। उसे ऐसा सदमा लग चुका था जैसे वो सोच रहा था कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, और ये बात धीरे धीरे उसके उम्र के साथ, वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तब उसे लगता है कि नहीं, शादी मुझे करनी चाहिए। अब ऐसा सोचते सोचते उसने अपने जीवन के कई बसंत और गंवा दिए थे, यानी वो अब काफी बड़ा हो चुका था। उसकी उम्र करीब 38 साल हो चुकी थी। 38 साल की उम्र में अब उससे शादी कौन करता? दरअसल जब उसकी शादी होने का समय था, जब उसके पिताजी एक्सपायर हुए थे, उसके बाद कई लड़की वालों ने उसे शादी करने के लिए मनाया,
लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, उसे शादी करनी ही नहीं है। और इसका परिणाम ये हुआ कि कई लड़की वाले जब उसके दरवाजे पर जाते तो कोई दूसरा अगर उसके यहाँ शादी करने के लिए जाता तो वो लड़की वाले रोक देते, कहते कि वो बड़ा घमंडी आदमी है, बड़ा गुरूरी आदमी है। और उसके बाद एक आध दो लड़कियां उसे पसंद भी आई तो उसकी हाइट इतनी लंबी थी, करीब 6 फुट के ऊपर की हाइट थी उसकी, तो लड़कियों की जो हाइट थी वो छोटी थी, इसलिए उसने खुद ही बखुद मना कर दिया कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। अब धीरे धीरे करते करते अब वो 38 साल का हो चुका था और लोग अब उसकी शादी देखना बंद कर चुके थे। यहाँ तक कि उसके दरवाजे पर शादी के नाम पर कोई आता ही नहीं था। अब उसकी माताजी एकदम से बुजुर्ग हो चुकी थी, अब वो खाना पीना बनाने में असमर्थ हो चुकी थी। ऐसे में अब नीरज को लगने लगा था कि यार, खेती बाड़ी की जिम्मेदारियां और माताजी को खाना बनाकर देना, माताजी की देख रेख करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये काम अगर मेरे घर में कोई लुगाई होती, कोई पत्नी होती तो ये बखूबी कर सकती थी। अब वो शादी करने का मूड बना रहा था। अपनी माताजी से एक दिन कहता है कि माताजी, क्या अब मेरी शादी नहीं हो सकती है? तो उसकी माताजी चूंकि सामाजिक आदमी थी, लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में, गांव के उनकी एक अच्छी पकड़ थी, तो वो कहती हैं कि बेटा हो सकती है। अब जब इस बाबत वो कई महिलाओं से पूछताछ करती हैं कि उनके बेटे की शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो कई महिलाएं उसके माताजी को बताती हैं कि बहन, आपकी बेटे की शादी हो सकती थी, लेकिन आपका बेटा लोगों को इस तरीके से गुमराह कर रहा था, लोगों को इस तरीके से छल रहा था कि लोगों ने शादी करने से मना कर दिया। फिलहाल ये बातें जब महिलाओं के बीच में पहुंचती हैं तो फिर धीरे धीरे पुरुषों के बीच में भी पहुंचना शुरू हो जाती हैं। अब एक बिचौलिया जो कई शादी का अनुभव था, जिसने कई शादी करवाया था, नीरज के पास आता है और नीरज से कहता है कि नीरज भाई, आप शादी करना चाहते हैं? नीरज हाँ में सर हिलाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी शादी तय करवाता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब नीरज के आंखों में जो सपने थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके सपने बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं, लेकिन उन सपनों में कुछ ऐसा निकल कर आया जो मैं कहानी के आगे आपको अभी बताऊंगा। अब बिचौलिया एक लड़की की फोटो नीरज को अगले ही दिन लाकर दिखाता है और नीरज जब उस फोटो को देखता है तो उसको एक बार समझ में नहीं आता है कि वाकई में इतनी खूबसूरत और इतनी कम एज की लड़की उससे शादी कैसे कर लेगी। लेकिन फिर नीरज के दिमाग में एक ख्याल ये भी आता है कि उसके पास 50 बीघे की खेती है, माँ बाप की अकेली संतान है, भगवान का दिया उसके पास सब कुछ है। ऐसे में हो सकता है कि कोई परिवार अपनी बिटिया की शादी उससे कर दे, और इतनी सुंदर लड़की और इतनी कम एज की करीब 20 साल की लड़की, और इधर नीरज 38 साल का, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। नीरज कहता है कि इस लड़की से मुझे मिलवाओ। अब बिचौलिया अगले ही दिन उस लड़की से नीरज को मिलवाता है। दोनों आपस में बातें करते हैं। दोनों जब आपस में बातें करते हैं तो नीरज को लगता है कि जो लड़की है वो जितनी सुंदर है उससे ज्यादा कहीं सुशील है और उससे ज्यादा कहीं समझदार है। नीरज का दिल पूरी तरीके से उस लड़की पर फिदा हो जाता है, और नीरज का दिल जब उस लड़की पर फिदा हो जाता है, नीरज शादी के लिए हामी भर देता है। और फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह, दोनों की शादी तय हो जाती है और 10 दिन के अंदर ही शादी की तारीख तय हो जाती है। और शादी की तय तारीख के अनुसार नीरज बारात लेकर धूमधाम से उस लड़की वालों के घर पहुंचता है और लड़की से शादी करता है, जिस लड़की का नाम होता है निशा। निशा को जब वो दुल्हन बनाकर अपने घर लाता है तो बिल्कुल पूरी तरीके से वो फूला हुआ नहीं समा रहा था। उसके सीने में एक गर्व की हुंकार थी, एक गर्व का जो ज्वालामुखी भड़क रहा था। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जिंदगी में हासिल कर ली हो। फिलहाल बहुत बड़ी चीज थी ही, क्योंकि कहाँ 38 साल और कहाँ 20 साल। फिलहाल दोनों कुछ रिश्तेदार घर पर आए थे। घर पर बढ़िया से एट होम का प्रोग्राम होता है, बहु भोज का प्रोग्राम होता है। सारे नाते रिश्तेदार, गांव देश वाले सब खाना पीना खाते हैं और अपने अपने रास्ते चलते हैं। अपने अपने रास्ते चलने के बाद शाम होती है। शाम को करीब 8 बजे जैसे ही वो मुंह दिखाई की रस्म में रात में सुहाग रात मनाने के लिए जाता है, और जब वो अपने कमरे में पहुंचता है, जब वो निशा का घूंघट उठाता है तो एक बार उससे आंख भर के, जी भर के देख ही रहा था और एक बैग जी भर के देखता ही रहता है। और ऐसा निशा चाहती भी थी कि उसका पति जो मिले
वो उसे दिलो जान से प्यार करे, और नीरज वैसे ही कर रहा था जैसे निशा चाह रही थी। दोनों अपनी सुहाग रात अच्छी तरीके से मनाते हैं, और अगले दिन सुबह ही लड़की के घर वाले, चूंकि वहां पे कुछ ऐसी रस्म थी कि शादी के अगले ही दिन लड़की की विदाई होनी है, तो लड़की के घर वाले अगले दिन ही सुबह उसे विदाई कराने के लिए आ जाते हैं। और जब अगले दिन सुबह विदाई कराने के लिए आ जाते हैं दोस्तों, तो नी को विदा तो करता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा हो जैसे उसने अपने छाती पर कोई पत्थर रख कर अपनी पत्नी को विदा कर रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे निशा ने एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी है। वो निशा को एक ही रात में, यानी कि 24 घंटे में ही बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। लेकिन निशा उसे एक बार देखती है और अपने भाई और अपने पिताजी के साथ जो साधन आया था उस साधन में बैठती है और फिर अपने मायके चली जाती है। जब वो मायके पहुंचती है, इधर नीरज को अब जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे अपनी पत्नी निशा की याद आ रही थी। अब वो निशा को लगातार फोन कर रहा था, लेकिन निशा थी कि उसका फोन उठा ही नहीं रही थी। वो कई बार हैरान परेशान होता है। वो सोचता है कि हो सकता है पिछली रात में वो जगी है इसलिए फोन ना उठा पाए। वो फिर पूरी रात फोन नहीं करता है, उसके बाद सो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो फिर से अपनी पत्नी निशा को कॉल करने लगता है, लेकिन निशा का फोन फिर से रिसीव नहीं होता है। और जब निशा का फोन फिर से रिसीव नहीं होता है, तो वो फिर से अपने बिचौलियों को, जिसने शादी करवाई थी, उसके पास कॉल करता है। बिचौलिया कहता है कि ठीक है, मैं जाकर जायजा लेता हूं और देखता हूं कि आखिर मैटर क्या है, किस वजह से निशा फोन नहीं उठा रही है, आखिर पूरा मामला क्या हो गया है। अब बिचौलिया भी कुछ देर बाद ही नीरज का फोन उठाना पूरी तरीके से छोड़ देता है। जब नीरज को लगता है कि ये दोनों उसे बरगला रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ मामला जरूर है, तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट कर कर सीधे अपने ससुराल पहुंच जाता है। और जब ससुराल पहुंचता है, निशा जैसे उसे देखती है, उसे कहती है कि तुम मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें अब तलाक दे दूंगी। वो कहता है ऐसा क्यों, मैंने क्या किया, मेरी गलती क्या है, बता दो। निशा कहती है कि मुझे कुछ नहीं बताना है, मुझे इस पूरी शादी में फंसाया गया। तुम्हारी उम्र 35 साल है और तुम अब मेरे हिसाब से नहीं हो, मेरी एज के हिसाब से नहीं हो। कहाँ तुम 35 साल के और कहाँ मैं 20 साल की। ऐसे में जो रिश्ता हुआ वो पूरी तरीके से धोखा हुआ मेरे साथ, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरीके से धोखा मेरे घर वाले और सब मिलकर कर रहे हैं। मैंने तो अपने परिवार वालों और समाज वालों और गांव वालों के दबाव में आकर ये शादी कर ली, अपने माँ बाप की नाक बचाने के लिए। अब वो उनकी माँ बाप की तरफ देखने लगता है। माँ बाप भी कहते हैं कि अगर बिटिया राजी नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, आप अपना रास्ता देख लो, ये अपना रास्ता देख ले, हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। अब वो माता पिता का मुंह देख रहा था, बिटिया के, अपने पत्नी निशा के माता पिता का मुंह ही देखे जा रहा था कि किस तरीके से माता पिता हैं, अभी कल ही अपनी बिटिया को विदा किया है और आज अपनी बिटिया की तरफ हो गए। बहुत ही हैरान परेशान होता है। हैरान परेशान होने के बाद निशा से कहता है कि निशा, ये समाज में गलत मैसेज जाएगा। लेकिन निशा कहाँ मानने वाली थी। निशा उसे कहती है कि इज्जत इसी में है कि तुम अपने घर चले जाओ। अब वो बेचारा थका हारा अपने घर चला आता है और रास्ते भर सोचता आता है कि उससे लग रहा था कि कहीं वो पूरी तरीके से फंस तो नहीं गया है। अब जब वो घर पहुंच जाता है तो उसे निशा की एक बात याद आती है। निशा उसे कही थी वहां पर, घर पर पहुंचने के बाद, कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी, और तलाक तुम्हें ऐसे नहीं दूंगी। जो तुम्हारे पास 50 बीघे की खेती है, उस 50 बीघे में मुझे आधे हिस्से का हकदार होना है, मुझे आधी जमीन तुम्हारी चाहिए। अब नीरज इन सब बातों को सोचते हुए घर पहुंचता है, अपनी माताजी से सारी बातें बताता है। माताजी चूंकि बुजुर्ग हो चुकी थी, माताजी अब करती क्या। माताजी कहती है कि बेटा कोई बात नहीं। अब 4-5 दिन जैसे तैसे गुजर जाता है और 5 दिन बाद कोर्ट से एक नोटिस उसको तलाक का मिलता है। और जब कोर्ट से उसे नोटिस मिलता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि निशा को मैं समझ रहा था कि अभी वो गुस्से में गई है, अभी 5-6 दिन पहले ही गई है, लोग समझाएंगे, कई उसके माता पिता भी समझाएंगे, हो सकता है वो समझ जाए। लेकिन ये जो कहना चाहती थी, जो कह रही थी, वही कर भी दी। इसने तलाक का बाकायदा कोर्ट में जाकर मेरे ऊपर मामला, मेरे ऊपर केस कर दिया।
अब उस कोर्ट की जो नोटिस मिली थी, उस कोर्ट के नोटिस में लिखा था कि नीरज को फला तारीख को आके कोर्ट में अपना पक्ष रखना है, और फिर उस तय समय पर कोर्ट में नीरज पहुंचता है और अपना पक्ष रखता है। अपना पक्ष रखने के बाद जज साहब को पूरी बातें बताता है। जज साहब उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिन का समय दिया जाता है, क्या तुम्हारे पास कुछ साक्ष्य हैं, कुछ गवाही हैं कि तुम अपनी जगह पर सही हुई, अपनी जगह पर गलत है। अब उसके पास कोई साक्ष्य और कोई गवाही तो था नहीं ऐसी कि जो जाके कोर्ट में उसके पक्ष में दे पाता। अब नीरज के दिमाग में एक ही चीज घर कर गई थी कि तुम्हारे 50 बीघे की जमीन में मुझे 25 बीघे चाहिए, मैं आधी हकदार होना चाहती हूँ। अब नीरज सोचने लगा कि अगर ये 20 साल की थी, मुझसे शादी कर ली और एक ही दिन में इसने 25 बीघे की मांग कर दी, तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में लालच जरूर आया होगा। अब नीरज उसके गांव चला जाता है जहां पर उसकी ससुराल थी, यानी कि निशा का मायका था, और गांव के कई बगल गांव के घरों में वो पता करने लगता है। तो किसी ने बताया कि दरअसल निशा की जो है वो ये पहली शादी नहीं है, इसके पहले भी उसने 3 शादी की है। अब वो धीरे धीरे सुराग खोजने लगता है और उससे लास्ट में सुराग मिल भी जाता है। उसे एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके घर वो जाता है तो पता चलता है कि निशा ने उससे भी शादी की थी। अब वह व्यक्ति बताता है एक चौंकाने वाला सच, जिसे सुनकर नीरज और भी सहम जाता है। वह व्यक्ति बताता है कि भैया, दरअसल मेरे साथ उसकी शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, और उसके बाद मैं ही उसका शौहर नहीं हूँ, मैं ही उसका पति नहीं हूँ, मेरे अलावा भी उसकी एक लड़के से शादी हुई है। अब दोनों मिलकर सीधा वहां पर जाते हैं दूसरे के यहाँ। अब दूसरा भी बताता है कि भैया, इनकी दूसरी शादी नहीं है, इन्होंने एक शादी और की थी। टोटल अब नीरज को अगर देखा जाए तो नीरज उसका चौथा पति था, चौथे पति से उसने शादी किया था। अब चारों लोग मिल जाते हैं। नीरज सबको कहता है, चूंकि नीरज एक जमींदार टाइप का आदमी था, इसलिए वो तीनों लोगों को कहता है कि भाई, मेरी फला तारीख पर कोर्ट में डेट है, क्या आप लोग मेरा सहयोग करने आ सकते हो। क्योंकि इसी तरीके से उन तीनों लोगों को निशा ने अपने चंगुल में फंसाकर ठगा था, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा सक्षम नहीं थे कि वो लोग निशा को चुप करा पाते। उन लोगों से जो भी मांग की गई थी शादी को तोड़ने के लिए, उन लोगों ने निशा के परिवार वालों को और निशा को दे दिया था। इसलिए निशा को ये लग रहा था कि मैं इस जाल में कभी फंसूंगी नहीं। अब धीरे धीरे दोस्तों वो तारीख आ जाती है। उस तारीख पर नीरज पहुंचता है, और नीरज को जैसे ही कोर्ट में निशा देखती है, निशा सोचती है कि एक बकरा फिर से हलाल होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जब नीरज और निशा आमने सामने होते हैं, जज साहब कोर्ट में पूछते हैं निशा से कि निशा, आप अपनी बारे में बताइए कि आपने शादी कैसे की। निशा पूरी बात जज साहब को बताती है, और निशा इस बात से बिल्कुल आश्वस्त थी। निशा को पूर्ण रूप से विश्वास था कि वो नीरज के जमीन में आधे का हिस्सेदार बनकर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर दांव पूरी तरीके से उल्टी पड़ चुकी थी। जैसे ही जज साहब नीरज से पूछते हैं कि नीरज, आपको अपने बारे में क्या कहना है, वैसे नीरज तुरंत ही उन तीनों व्यक्तियों की तरफ इशारा करता है जो उसके पहले से पति थे। और जब तीनों व्यक्तियों को निशा उस कोर्ट में देखती है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि ये पूरा मामला कैसे हो गया, कैसे इन तीनों लोगों के पास ये नीरज इतने कम दिनों में पहुंच गया, और कैसे इन तीनों लोगों को ये पटा कर बात कर कर कैसे फुसला कर यहाँ कोर्ट तक लेकर आया। जबकि निशा ने उन तीनों लोगों को शादी करने के बाद कहा था कि मेरी जिंदगी में कभी दखल मत देना, मेरी जिंदगी में कभी मत आना। अब जज साहब से जब नीरज कहता है कि जज साहब, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, मैं जो कहूंगा वो उससे आप हो सकता है जज साहब आप कुछ गलत समझ बैठे। अब जो कुछ कहना होगा वो इस लड़की के, यानी मेरी पत्नी के तीनों पति जो पहले थे, तीनों पति पहले, वो तीनों पति कहेंगे। अब तीनों पतियों की जब बात जज साहब सुनते हैं, जज साहब को खुद एक बार समझ में नहीं आता है कि आखिर नीरज कहना क्या चाह रहा है। नीरज से पूछने के पहले वो तीनों व्यक्ति कहने लगते हैं जज साहब से कि जज साहब, हाँ, ये मेरी पत्नी थी, हम तीनों लोगों से इसने अलग अलग बार अलग अलग तरीके से शादी की, और जमीन जायदाद, पैसे, गहने, ये सब इसने डिमांड की, और हम लोगों से इसने जो है सामाजिक तौर पर शादी तोड़ ली है, और ये चौथी शादी है जो इसने नीरज के साथ की है। जब जज साहब पूरी बात सुनते हैं तो उन्हें दूध
का दूध और पानी का पानी करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जज साहब अपनी कलम उठाते हैं और एक आर्डर लिखते हैं। उस आर्डर में लिखते हैं कि निशा को तत्काल प्रभाव से जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ देर बाद निशा को वहीं कोर्ट से ही जेल भेज देते हैं। नीरज को और उसके तीनों पतियों को, जिससे उसने पहले शादी की थी, वहां से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी। ये कहानी ही नहीं, आज के परिवेश में आपने बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सारे ऐसे न्यूज पेपर में मामले आपने देखे होंगे, जिन कहानियों में अभी शादी का जो सिलसिला चल रहा है, उन बहुत सारी शादियों में ऐसा हो रहा है कि शादी जैसे पवित्र बंधन को भी एक व्यवसाय का जरिया बनाया जा रहा है, एक उगाही का जरिया बनाया जा रहा है, एक ठगी का जरिया बनाया जा रहा है। जबकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, एक विश्वास की डोर पर टिका होता है। और बदलते हुए माहौल में आदमी अपने स्तर से कितना नीचा गिर जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, फिलहाल आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से देख रहे थे? निशा के बारे में आपका क्या कहना है? नीरज की बुद्धिमानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।